स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रहमान मलिक हैं, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक सर्जन है और फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लोहार में। कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत। डॉक्टर साहब आज हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड या जो जिम जा रहे होते हैं ख़ासतौर पर लोग, उनसे रिलेटेड जो इंजरीज़ हैं उनके ऊपर हमने बात करनी है। ये ख़ास तौर पर हमें तो लगता है जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या फिर जो जिम जा रहे होते हैं उनको तो नहीं इंजरी हो सकती हैं, वो तो बड़े फ्लैक्सिबल होंगे, उनकी बॉडी बड़ी फ्लैक्सिबल होगी, उनके मसल्स बड़े फ्लैक्सिबल होंगे, लेकिन ज़्यादातर इंजरीज रिपोर्ट उन्हीं में होती हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने इस फोरम पे मुझे इनवाइट किया। अच्छा, जो आपने स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज़ की बात की है वो यकीनी बात है कि होनी स्पोर्ट्समैन में ही है। हाँ जी। अब उसकी वजह, जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में भी बयान किया कि जो टेक्निक्स हैं या आप उसको प्रॉपर वे में या अनडायरेक्टेड कर रही हैं, और दूसरा इसमें आ जाता है कि इनफ्रीक्वेंट कर रहे हैं कि कभी कभार आप एक एक्सरसाइज के लिए चले जाते हैं, बात करते हैं, या उसमें आप जिम चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो वीकेंड्स पे जाना शुरू कर देते हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स इंजरी में एलिमेंट है वो है वार्म अप का ना होना। अच्छा। यानी आप घर से उठे, दोस्त इकट्ठे हुए, यार आज वीकेंड है, आज हमने क्रिकेट खेलनी है या जिम जाना है, ठीक है। वार्म अप हुए नहीं, जाते ही कि जी बॉलिंग का स्पेल, मैं तो बहुत पुराने हिस्ट्री है कि मैं बहुत अच्छा बॉलर रहा हूँ या मैं अच्छा बैट्समैन रहा हूँ, तो या मैं यार मेरे हिस्ट्री है कि मैं तो यार 20 किलो 30 किलो 40 किलो वजन आराम से उठा लेता था। यू स्टार्टेड विद 30 kg टू बिगिन विद। उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आपके मसल्स, आपकी बॉडी रेडी नहीं होती उस स्ट्रेस के लिए जो आप उसको देने जा रहे हैं। तो इसलिए स्पोर्ट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वार्म अप का होना। वार्म अप होने का मकसद ये है कि देखें, जो आपके मसल्स हैं वो ब्रेन के कंट्रोल में हैं। अब ब्रेन को ये सिग्नल जाना बहुत ज़रूरी है कि जी इस मसल को इतना रिलैक्स कर देना है कि ये एक ख़ास हद तक ये एक्सटेंड या स्ट्रेच हो सके। उसकी मैं छोटी सी मिसाल दूं, जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, रिपोर्ट करते हैं कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के लिगामेंटस इंजरीज ऑफ द नी। अच्छा। अब ACL को आपने स्ट्रेच ही नहीं किया, उसके मसल्स, अब देखें ये टेक्निक है, मसल्स ने यूं स्लाइड होना है। हाँ। उसके फाइबर्स ने जी। आपने उस पर सडन स्ट्रेस डाला, वार्म अप वो था नहीं, स्ट्रेच्ड वो था नहीं। स्ट्रेच करने का मकसद ये है कि आप इस हद तक उसको लाए, ब्रेन को सिग्नल चला गया कि जी ये मसल इस हद तक जाएगा या ये टेंडन इस हद तक स्ट्रेच होगा। उसको तो वो जब आप फिर वार्म अप के बाद उस ब्रेन सिग्नल्स की कोऑर्डिनेशन के बाद जब आपने उस पर स्ट्रेस डाला तो वो उस हद तक गया, स्ट्रेच हुआ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उस हद तक रही। जब आपने ब्रेन को सिग्नल ही नहीं दिया और सडन आपने एक उस पर स्ट्रेस डाल दिया तो मसल्स के उन फाइबर्स ने स्ट्रेच नहीं किया। स्ट्रेच करने की बजाय वो वहीं लॉक हो गए, तो वो दरमियान से टूट गए। सो दैट इज द प्रॉब्लम कि जो हमारा मोस्टली स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो एक तो अनसुपरवाइज्ड है। किसी को उसके बारे में ना अवेयरनेस है, ना वो स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है तो कोई अवेयरनेस लेकर जा रहा है। जिम है तो वो भी ट्रेनर के बगैर करने की बहुत वो की जाती है कि ट्रेनर का एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, हालांकि उस ट्रेनर का काम यही है कि उसने आपको एक गाइडेड वो देनी है, एक्सरसाइज प्लान देना है कि आप आए हैं, आप फर्स्ट वीक में ये करेंगे, सेकंड वीक में ये करेंगे। तो उसकी वजह से जो स्पोर्ट्स इंजरीज हैं हमारे यहाँ बहुत कॉमन होती हैं, और वो जिसे हम कहते हैं कि हिकअप्स हैं कि सडनली हमने माइंड बनाया कि अब हमने जिम करना है, तो हम एक हफ्ते में चाह रहे हैं कि जी कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी जिम कर लें कि जी पता चले कि जी आप बहुत जिम करते हैं। लेकिन ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, इसको अंडर सुपरविजन, अंडर गाइडेंस लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बात की है कि वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी गेम से पहले आप एक्सरसाइज करें या आप कोई गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अगर किसी एथलीट का बार बार कोई जॉइंट डिसलोकेट हो रहा है तो उसकी क्या वजह है? ख़ास तौर पर ज़्यादातर जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि नी का प्रॉब्लम, नी इंजरी हो जाती है या फिर आपका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है, तो इसके हवाले से क्या करना चाहिए फिर उसको? अच्छा, जो है ना बार बार उतरना, ये एक समझ लें, एक बार उतरना तो समझ आता है कि
सडन स्ट्रेस पड़ा एक जोड़ के ऊपर और वो एक दफा डिसलोकेट हो गया। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बोन सेटर्स हैं उन्होंने उसको बाय हुक एंड क्रोक, देखें टेक्निक्स में उनकी वो नहीं कर रहा, अंडरमाइन करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको जिसे हम कहते हैं कि चढ़ाने के बाद क्या एहतियात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, शोल्डर डिसलोकेशन, हमारे पास जो कॉमन रिकरेंट डिसलोकेशन आती है वो शोल्डर की डिसलोकेशन है। क्योंकि शोल्डर एक खास मूवमेंट पे जब जाता है, यानी एक्सटर्नल रोटेशन में और ओवरहेड जब उसने जाना है, तो उसके जो आगे वाले हिस्सा है उसने डिसलोकेट होने की कोशिश करनी है। अब वो जो आगे मसल्स की दीवार बनी हुई है उसने उसको रोकना है। ठीक है। अगर वो एक दफा उतरा है और फिर आपने उसको रेस्ट नहीं दिया, उन मसल्स को हील होने का टाइम ही नहीं दिया, तो वो लैक्स होते जाएंगे, वो पेपर थिन होते जाएंगे। अब उन्होंने एंटीरियर सपोर्ट ही खत्म कर दी है। तो इसलिए जो डिसलोकेशन के बाद चाहे आप किसी से भी रिड्यूस करवाएं, चाहे डॉक्टर से आपने करवाई, किसी स्पोर्ट्स सर्जन को मिलना बहुत जरूरी है। अच्छा, यानी ये एक है हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट के जी ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखा दिया या किसी जनरल सर्जन को दिखा दिया। ऑर्थोपेडिक सर्जन में भी अब सब स्पेशलिटीज हो गई हुई हैं। अच्छा, जैसे मेरे जो डिपार्टमेंट में है, हमने स्पोर्ट्स का डिवीजन अलहदा किया हुआ है कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज ही हम ट्रीट कर रहे हैं, और वो कैमरे के जरिए है या उसकी जो एहतियात है, जो उसकी एक्सरसाइज प्रोटोकॉल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कंपेयर्ड कि हम रेंडमली एक ही फार्मूला उठाएं और सब पे अप्लाई कर दें। ठीक है। इसलिए जो रिकरेंट डिसलोकेशंस हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलना, जो स्पेशलाइज्ड हो उस फील्ड में, उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर उनकी हिदायत पे अमल करना और फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, लेकिन इस दौरान ये जो फिजिकल थेरेपीज़ कराते हैं, फिजियोथेरेपीज़ कराते हैं मसल्स को रिलैक्स करने के हवाले से, क्या ये करानी चाहिए या बिल्कुल नहीं करानी चाहिए? अगर ये 3 हफ्ते का या 3 महीने का आपको पीरियड दिया हुआ है ऑर्थोपेडिक ने, तो लेकिन हमारा ही होता है ना, हम ऑर्थोपेडिक के पास तो नहीं जाते, हम तो या जिरा के पास चले जाते हैं, यहाँ पर किसी जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कि जी फिजियोथेरेपी कराते हैं, हम ठीक हो जाएंगे। तो क्या इसमें फिजियोथेरेपी करानी चाहिए? अच्छा, जो फिजियोथेरापी की अगर आप स्पेसिफिकली डेफिनेशन भी देखें तो वो है फिजिकल थेरापी ऑफ मसल्स एंड जॉइंट। ओके। अब वो फिजिकल थेरापी स्पेसिफिक जॉइंट्स की होती है, स्पेसिफिक मसल ग्रुप्स की होती है। जैसे अगर मैं शोल्डर का बयान करूं, मैंने आपको बताया कि उसमें डिफरेंट डायरेक्शन की एक्सरसाइजेज हैं। एक है कि जी हम ये पेंडुलर एक्सरसाइजेज करते हैं कि जिसमें आगे और पीछे की तरफ हमने मूव करना है। अब इसमें जो मसल्स यूज हो रहे हैं उनकी एक्सरसाइज डिफरेंट है, जो बाहर की तरफ निकालने के लिए उनकी मसल्स की डिफरेंट है। ऐसा ही है। तो इसलिए मैं बार बार ये स्ट्रेस कर रहा हूँ कि डायरेक्टली गो टू, क्योंकि कई दफ़ा मेरे पास बैक पेन के पेशेंट्स आते हैं, सिंपल बैक पेन होती है। अब वो फिजियोथेरापिस्ट के पास जाते हैं। फिजियोथेरापिस्ट के पास एक अगर तो वो स्पोर्ट्स रिलेटेड एक फिजियोथेरापिस्ट है हु इज स्पेशलाइज्ड, क्योंकि उनकी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं। एवरी फिजियोथेरापिस्ट इज नॉट ए कंप्लीट फिजियोथेरापिस्ट, जिसको हम कहते हैं कि जिसने हर चीज ही करनी है, जो स्पोर्ट्स भी करेगा, जो बैक भी करेगा, ये भी। अच्छा। अब वो बैक की एक्सरसाइजेज का एक सेट 10 एक्सरसाइजेज हैं। यू कैन नॉट रिकमेंड 10 एक्सरसाइजेज फॉर एवरी पेशेंट। अब उसमें पहले हमें चाहिए कि हमें डायग्नोज ये करना है कि ये मसल स्पैज्म की वजह से है, ये डिस्क की वजह से है, ये डिस्क स्लिप की वजह से है, या ये कोई बोनी पैथोलॉजी है। पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर हमने फर्दर उसको प्रोसीड करना है कि ये मसल स्पैज्म की वजह से है। तो इस स्पैज्म को ओवर करने के लिए पहले मुझे उसको एनाल्जेसिया देना है, कुछ सूदिंग के लिए वो देनी है और मसाज करना है। अच्छा। जब वो 3 to 4 डेज में थोड़ा सा पेन फ्री होना शुरू होंगे तो फिर हम उनकी स्ट्रेचिंग की तरफ जाएंगे। एक खास हद तक हम स्ट्रेचिंग करेंगे, यानी पहले हम विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर उसके बाद एक्सटेंशन एक्सरसाइज। तो इसलिए यानी एक सेट प्रोटोकॉल डिजाइन करना वो एक स्पेशलाइज्ड जो स्पोर्ट्स रिलेटेड ऑर्थोपेडिक सर्जन है उसका काम है। अच्छा, जैसे अब आपने कमर से रिलेटेड बात की है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि खवातीन की बात हो, खासतौर पे ये कमर दर्द खवातीन की होती है, उन्हें ज़्यादा ये चीज़ देखनी पड़ती है। और अब तो इवन दो कि जो यंग जनरेशन है हमारी, यंग बच्ची हैं, उनमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसकी वजह क्या है और उसको किस तरह सही किया जा सकता है? मतलब अगर कोई इंजरी नहीं हुई है, कुछ भी नहीं है, हैवी वेट उठाने की वजह से हो जाता है, या वैसे ही हम लोग ग़िज़ा अच्छी नहीं खा रहे हैं तो कमर में दर्द रहती है, तो क्या उसके लिए हमें बेहतर तरीके से करना चाहिए?
ये टॉपिक आपने बड़ा अच्छा वो किया है। इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी फीमेल में ख़ास तौर पे हाँ जी। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल हमारे होते जा रहे हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। ओके। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो भी बड़ी इनकन्सिस्टेंसी हो गई हुई हैं, जिसे कहते हैं ना कि इवन मेरे बच्चे भी वो नेचुरल, अगर मैं गांव से कोई चीज़ मंगवाता हूँ तो वो उसको अवॉइड करते हैं कि इसमें से स्मेल आती है। ठीक है, तो वो एक तो हमारा डाइटरी हैबिट्स इस तरह की बन गई हुई हैं, अल्लाह भला करे आपके फूड पांडा का, तो उन्होंने इस तरह की वो कर दी हुई है कि बेटर नॉट टू कुक, जस्ट ऑर्डर। उसकी वजह से जो हमारी फ्राइड वो हैं और जो उसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज़ हो रही हैं, जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, वो आपकी जो जिसे कहते हैं ना कि कुव्वत मुदाफ़त को ख़त्म करते जा रहे हैं। ठीक है। कुछ हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया हुआ है कि कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कोई जिम नहीं है, किसी चीज़ को हम वो नहीं कंसीडर कर रहे। इवन मेरे पास पेशेंट्स कई दफ़ा आते हैं कि सिर्फ झुक के उन्होंने फ्रीज़र में से कोई चीज़ निकाली एंड देन शी वाज अनएबल टू स्टैंड इवन, कि वो सीधी नहीं हो सकी। उसकी वजह ये है कि सडन उनकी डिस्क के ऊपर स्ट्रेस आया और वो डिस्क स्लिप हो गई। अब वो डिस्क स्लिप होने की वजह, जो सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये है कि वो आपके बैक के मसल्स इतने वीक हो गए हुए थे कि उन्होंने स्पोर्ट करना ही मुनासिब नहीं समझा। अच्छा। ठीक है, एक तो पोजीशनल तो हुआ ही हुआ। तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपनी लाइफ में एक्टिविटी को इन करना है। ओके। मसल्स हों या बोन्स हों, जब तक इन पे स्ट्रेस नहीं डालेंगे ये एक्टिव नहीं होंगे। दुनिया का कोई टॉनिक ऐसा नहीं है, कोई मेडिकेशन। तो फिर लास्टली बता देना कि अगर सिर्फ हमने अपनी बैक मसल्स को जरा स्ट्रेंथनिंग करना है तो घर में हम किस तरह की एक्सरसाइज या किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं अगर हम जिम नहीं जा सकते तो? सिंपल सी एक्सरसाइज जो है ना, वो मैं कई दफ़ा अपने पेशेंट्स को लाजमी बताता हूँ, जिससे मेरे कई फिजियोथेरापिस्ट दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि यार इससे बेहतर है हमें पेशेंट रेफर कर दिया करो। वो ये है कि सीधे आपने लेटना है, बिल्कुल आप बेड है, चारपाई है या नीचे आपने कोई कुशन वो किया है उस पर आप लेटे हैं। सीधे लेटने के बाद एक टांग आपने इकट्ठी करनी है, पेट के साथ लगानी है, दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा रखना है। 10 सेकंड्स तक आपने काउंट करना है, यानी 10 सेकंड्स तक आपने उस लेग को फ्लेक्स करके दोनों हाथों से खींच के पेट के साथ लगा के रखना है। 10 तक काउंटिंग के बाद इसको सीधा कर देना है, दूसरी टांग को आपने आराम से कर देना है। तो ये एक्सरसाइज अगर आप रात को सोते वक्त 20 दफ़ा करके सोएं, सुबह अपना बेड छोड़ने से पहले 20 दफ़ा कर लें, आपको बैक एक नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.